Hello class. Now class, we are done with 6 lectures of optics. लास्ट टाइम हमने जो भी रिमेनिंग फार्मूलाज थे बेस्ड ऑन प्रिज्म वो किया था और फिर इसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किए थे एंड देन वी स्टार्टेड विद MCQs. हमने 4 या 5 MCQ किए थे, टू बी प्रिसाइज 4 MCQs ऑफ लेवल 2 क्लास वर्क. मैंने कुछ थियरी क्वेश्चन जो थे न्यूमेरिकल्स जो थे वो आपको होमवर्क में भी दिए थे. आई होप यू आर डन विद इट और आपको मिनिमम डाउट्स है. जो भी डाउट्स होगा जैसे मैंने पहले कहा जूम लेक्चर में हम कर लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्लास, अब इन लेक्चर नंबर 7 वी विल कंटिन्यू विथ MCQs. जो भी MCQs है हमें सॉल्व करना है वो हम कंटिन्यू करते हैं. सो क्लास, लास्ट टाइम वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट इज विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 says a bubble in glass lab mu is equal to 1.5 when viewed from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side, then thickness of the slab is. क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट. सो क्लास अंडरस्टैंड करना. नो क्लास, हमको ऐसा बोला है कि एक ग्लास लैब है, ऐसा मान लो कि दिस इज अ ग्लास लैब हियर लाइक दिस. ये ग्लास लैब है. मान लो इसका जो थिकनेस है, थिकनेस ये है T. समझ में आ रहा है? यही हमको फाइंड आउट करना है, थिकनेस ऑफ द ग्लास लैब T. नेक्स्ट क्लास, इसको दो साइड से देखा जा रहा है. मान लो इसमें एक बबल है लाइक दिस, हियर देयर इज अ बबल हियर. ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पोजीशन है बबल का. यस और नो? And class, this bubble is seen from 2 positions. इसको 2 पोजीशन से ऑब्जर्व किए. मान लो मैं पोजीशन 1 ना यहाँ पे ले रहा हूँ ऐसा कि ऑब्जर्वर यहाँ पे, दिस इज पोजीशन 1 और ऑब्जर्वर यहाँ पे, फिर यहाँ से वो यहाँ पे आ जाते हैं. दिस इज पोजीशन 2. समझ में आ रहा है? सो क्लास, अब जब ऑब्जर्वर यहां पे है तो कहना से उसके लिए सरफेस ही है ना. सो क्लास, अकॉर्डिंग टू द सरफेस कहना से बबल के लिए ये क्या होगा, रियल डेप्थ ना. सो दिस विल बी रियल डेप्थ 1. यस और नो? अब क्लास अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्वर बाहर है और बबल ग्लास लैब के अंदर है. सो ऑब्जर्वर बाहर है तो मैं ऐसा कंसीडर करूं एयर में और बबल किसमें, ग्लास लैब है ना. दिस इज ग्लास. सो बोलो बबल किसमें, दूसरी मीडियम है ना. सो टेल मी, दोनों का मीडियम सेम है क्या अलग अलग है? सो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर इन 2 डिफरेंट मीडियम. बोलो जब भी ऐसा होता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है? यस, इट विल बी अपैरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ. और क्लास, अब टेल मी, ऑब्जेक्ट किधर है, डेंसर. ऑब्जर्वर किधर है, रेरर. सो बोलो क्या होगा यहाँ पे, कहना है इसे apparent depth will be less than real depth. अरे यस और नो? सो क्लास, जब भी ऑब्जर्वर ये पर्टिकुलर बबल को देखेगा और उसका इमेज फॉर्म करेगा, सो बोलो वही पॉइंट पे दिखाई देगा, रियल डेप्थ पे दिखाई देगा कि apparent depth. इट विल बी विजिबल ऑन apparent depth. सो मान लो क्लास, ये पोजिशन से ऑब्जर्वर को जो बबल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि अपैरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होना चाहिए. सो दिस इज अपैरेंट डेप्थ 1. और क्वेश्चन में हमको बोला है कि ये 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द ऑब्जर्वर इट अपीयर्स एट 5 सेंटीमीटर. अपीयर्स, उसको लग रहा है कि वो 5 सेंटीमीटर पे, सो अपैरेंट है, बट एक्चुअल में कितना है वी डोंट नो. फिर वो पोजिशन 2 पे आया. सो पोजिशन 2 पे ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस दिस इज रियल डेप्थ 2. बट यहां से जब ऑब्जर्वर ये पोजीशन पे है, सो उसको ये बबल
कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 2 सेंटीमीटर पे। सो दिस इज एपेरेंट डेप्थ 2। क्लियर क्लास? और याद रखने का, जो भी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो, जो भी डिस्टेंस आप लेते हो, इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। किसके रिस्पेक्ट से? सरफेस के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे नहीं लेने का ये एपेरेंट डेप्थ, यहाँ पे बोलो रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, ये क्या होगा? शिफ्ट ना। रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ, ये क्या होगा? शिफ्ट। समझ में आ रहा है आपको? सो क्लास ये दोनों पोजीशन से ये दोनों पोजीशन को दिखाई देगा। सो क्लास अभी देखो, बोलो थिकनेस क्या होगा? थिकनेस, कैन आई से थिकनेस विल बी रियल डेप्थ 1 प्लस रियल डेप्थ 2। व्हाट इज रियल डेप्थ 1 का फॉर्मूला क्या होगा? रियल डेप्थ का बोलो फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी एपेरेंट डेप्थ 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम प्लस एपेरेंट डेप्थ 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो बोलो ये कितना है? 5 इंटू ये दिया है 1.5 प्लस ये कितना है? 2 इंटू 1.5। तो बोलो क्या होगा? 7.5 प्लस 3, this will be 10.5 centimeter. So class, this will be the answer, this will be the thickness. Clear है ये? So option C is the correct answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, समझ में आ रहा है क्लास ये? So इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. So this is question number 5. Next is class, moving on to question number 6. Now question number 6 is, question number 6 is, a bird in air is at a height y above the surface of water. A fish is at a depth x below the surface of water of refractive index mu. The apparent distance of the fish from the bird is. So class, अभी एक bird is in air is at a height y above the surface of water. So class, ऐसा कंसिडर किया मैंने कि यहाँ पे मान लो ये वाटर सरफेस है, ऐसा, दिस इज वाटर सरफेस, और यहाँ पे एक बर्ड है. समझ में आ रहा है? बोलो ये बर्ड का हाइट y दिया है अबाउ दी वाटर सरफेस, ये दिस इज y, यस और नो? अब ऐसा बोला है, अ फिश इज एट अ डेप्थ x बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. तो यहां पे एक फिश है, मान लो यहां पे फिश है, और उसका जो डेप्थ दिया है वो x दिया है फ्रॉम द सरफेस. समझ में आ रहा है? सो क्लास, अभी ऐसा बोला है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है. सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है? म्यू. यस और नो? और ये एयर है, दिस इज एयर. सो क्लास, नेक्स्ट इज, अभी हमको ये बोला है द एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द बर्ड इज. सो क्लास, द एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द बर्ड इज. सो क्लास, अभी अंडरस्टैंड करना, बर्ड जो है, बर्ड वो एयर में है, वाटर जो है, जो फिश है, फिश वो वाटर में है. सो बोलो ये कौन सा मीडियम है? रेयर. ये कौन सा मीडियम है? डेंसर. अब बोलो एपेरेंट डिस्टेंस किसका चाहिए? फिश का कि बर्ड का? फिश का ना. मतलब एपेरेंट डिस्टेंस पे, एपेरेंट डेप्थ पे कौन दिखाई देने वाला है? फिश. सो बोलो फिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ना. और बर्ड क्या बन गया? ऑब्जर्वर. अरे यार, यस और नो? दे आर टेलिंग यू फिश का एपेरेंट डिस्टेंस क्या है, फिश का एपेरेंट डेप्थ वगैरह क्या है. सो ऑब्जेक्ट कौन बन गया? फिश के बारे में पूछा तो फिश क्या बन गया? ऑब्जेक्ट. बर्ड कौन बन गया? ऑब्जर्वर. सो बोलो ऑब्जर्वर किधर है? रेरर. ऑब्जेक्ट किधर है? डेंसर. सो बोलो किसका केस है कि रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन एपेरेंट डेप्थ? केस नंबर 1. अरे यस और नो? समझ में आ रहा है? सो क्लास, सबसे पहले अब बोलो, सबसे पहले एपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट कर लेते हैं. तो बोलो एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश क्या होगा? इट विल बी व्हाट? रियल डेप्थ
अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज वाटर. बोलो रियल डेप्थ क्या है? x अपॉन म्यू. बट क्लास अभी अगर आपको क्वेश्चन आपने देखा हो पढ़ा हो, सो हमको क्या बोला है कि द एपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश फ्रॉम द वर्ड इज. बोलो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस एपेरेंट डेप्थ का, ये कहां से? सरफेस से ना? यस और नो? दिस इज फ्रॉम द सरफेस. ये फ्रॉम सरफेस है. हमको फ्रॉम फिश चाहिए. तो बोलो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? कैन आई से टोटल डिस्टेंस विल बी वॉट? x by mu plus y. दिस विल बी योर आंसर. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इट विल बी x by mu plus y. सो इट विल बी ऑप्शन बी. आई होप क्लास यू आर गेटिंग दिस. yes or no? So class, this is question number 5 and this is question number 6 based on apparent depth and real depth. Next is class, we talk about is question number 7. Last हमने question number 6 कर लिया है. Next is question number 7. Now class ये जो question number 7 है, this is a very important question और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और क्लास थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, सो कॉन्सेप्ट भी समझना है प्लस क्वेश्चन को भी समझना है, तो अच्छे से ध्यान देना. नाउ क्लास द क्वेश्चन सेज अ फिश इन एन एक्वेरियम approaches left wall at a rate 3 meter per second and observes a fly approaching it at 8 meter per second. If a refractive index of water is 4/3, then actual velocity of the fly will be. अब क्लास ये क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं डिस्कस करता हूँ. समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी. अब क्लास शायद ये आपको स्केलर्स वेक्टर्स में सिखाया होगा, शायद नहीं भी सिखाया होगा, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज टॉट इन स्केलर्स एंड वेक्टर्स और इट इज टॉट इन मोशन इन 1D एंड 2D. सो दोनों चैप्टर में कहीं भी सिखा सकते हैं. अगर आपको स्केलर्स वेक्टर्स में हो चुका है ये, सो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं हुआ है सो वो मोशन इन 1D एंड 2D में होगा. बट अभी के लिए अगर नहीं हुआ है तो जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ याद रखना ये क्वेश्चन के लिए और समझ लेना. फिर जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन डिटेल होगा सो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे. समझ में आ रहा है? अब क्लास रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में होता है? सो क्लास जब भी मैं कंसिडर करता हूँ दो बॉडीज या तो दो ऑब्जेक्ट या तो दो पार्टिकल्स अगर मोशन में है, देयर आर टू बॉडीज इन्वॉल्व्ड विच आर इन मोशन, और ये जो मोशन चल रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर है. तो क्लास एक दूसरे के रिस्पेक्ट से इनके पास जो वेलोसिटी होगा दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी. मैंने क्या बोला क्लास कि मान लो एक पर्टिकुलर सिस्टम में देयर आर टू बॉडीज इन्वॉल्व, टू पार्टिकल्स इन्वॉल्व और टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व, एंड दिस टू पर्टिकुलर टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज और टू पार्टिकल्स आर इन मोशन with respect to each other. So class अब इनके बीच में जो velocity होगा this will be called as relative velocity. That is, as the two particles, two bodies or two objects are performing motion with respect to each other, so velocity with respect to each other is called as relative velocity. क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग. क्लास आपने ये कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि मान लो दो ट्रैक है और दो ट्रैक पे ट्रेन मूव कर रही है. फर्स्ट एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि मान लो ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. आप एक ट्रेन में हो और दूसरे ट्रैक पे एक ट्रेन पास हो रही है और आप वो पर्टिकुलर ट्रेन को देख रहे हो. सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सो क्लास मान लो अब आपका जो ट्रेन है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा लाइक दिस, बोर्ड्स के इनवर्स जैसा बोल सकते हो,
ऐसा जा रहा है, तो आपके ट्रेन का स्पीड है 60 और मान लो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है ऐसा, ये ट्रेन का स्पीड है 70। सो क्लास कहना है इसे, अभी मैं ये ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं खुद एक पर्टिकुलर ट्रेन का पार्ट हूं और मैं दूसरी ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। सो क्लास कहना है इसे, मेरे सिस्टम में कहना है इसे देयर आर टू बॉडीज इन्वॉल्व ना, टू ट्रेन्स इन्वॉल्व, और दोनों भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो वेलोसिटी होगा रिलेटिव वेलोसिटी होगा। सो क्लास इसीलिए वो जो ट्रेन है वो आपको लगता है वो जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है एक्चुअल में कितने स्पीड पे, 70 के स्पीड पे। बट क्लास कभी आपने अगर देखा होगा कि आप ये ट्रेन में बैठे हो और बाजू में कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, सो आपको वो काफ़ी फास्ट जाते हुए दिखती है, यस और नो। सो क्लास आपको कौन सा वेलोसिटी फील हो रहा है, इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। क्या आपका बॉडी भी मोशन में, प्लस आप जो पर्टिकुलर ट्रेन में थे, जो बॉडी में थे वो भी मोशन में, प्लस दूसरा बॉडी जिसको आप देख रहे हो वो भी मोशन में। सो क्लास वेलोसिटी जो होता है वो आपके मोशन के स्पीड के हिसाब से और दूसरा जो बॉडी इन्वॉल्व है उसके स्पीड के हिसाब से डिसाइड होगा, यस और नो। सो क्लास डिसाइड कैसे होगा कि अगर मान लो टू बॉडीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो दोनों बॉडी का वेलोसिटी का एडिशन होगा। समझ में आ रहा है? सो अभी अंडरस्टैंड करो मैंने क्या बोला, कि एक ट्रेन, आपका ट्रेन 60 के स्पीड से जा रहा है, दूसरा ट्रेन जो है वो 70 के स्पीड से जा रहा है, बट आप जो ट्रेन में हो और वो ट्रेन से जब दूसरी ट्रेन को देख लो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सो आपको काफ़ी फास्ट जाते हुए दिखता है ना। सो वो एक्चुअल में 70 पे जा रहा है बट आपको ज़्यादा स्पीड पे दिखाई देता है, आपको और ज़्यादा फास्ट दिखाई देता है, क्योंकि आप क्या फील कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी। सो आपके गाड़ी का स्पीड कितना है, 60, बोलो ऑपोजिट गाड़ी का स्पीड कितना है, 70 ट्रेन का। सो बोलो एक्चुअल में 60 + 70 लिया तो बोलो कितना हो जाएगा, 130 ना। सो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो दूसरा ट्रेन है वो 130 के स्पीड पे जा रहा है। रिलेट करो, रिलेटिव स्पीड, कि यू आर गोइंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड, अ पर्टिकुलर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इट इज गोइंग एट अ पर्टिकुलर स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो विथ रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ ईच अदर you will always feel the relative velocity, and when the bodies are in opposite direction the relative velocity will be addition of the two velocities involved. So 60 + 70 130. सो आपको वो ट्रेन 130 के स्पीड पे लगे आके जा रहा है, और वो ट्रेन में कोई इंडिविजुअल होगा जो आपकी ट्रेन को देख रहा है, उसको भी यही लगेगा कि कितने स्पीड पे जा रहा है, 130. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के मोशन से रिलेट करने वाला स्पीड। एम आई क्लियर? और अगर यही मैंने कंसिडर किया two bodies in same direction, two bodies in same direction, तो बोलो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो अभी सबट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये सेकंड फॉर्मूला है। सो क्लास अभी अगर आपने देखा होगा, आप एक पर्टिकुलर ट्रेन में हो, मान लो वो 70 की स्पीड पे जा रहा है, आपके बाजू के पैरेलल ट्रैक पे और एक ट्रेन जा रहा है, इट इज़ गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 80। सो आपने देखा होगा ना कि पता है आपको अभी क्या होगा, बोलो आपका स्पीड कितना है, 70, उसका स्पीड कितना है, 80, तो कहना से 80 - 70 10 ना। तो आप जब वो ट्रेन को देखोगे ना आपको लगेगा कि वो 10 की स्पीड पे मूव कर रहा है। तो कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा कि आपका ट्रेन जा रहा है 70 पे और ये जा रहा है 80 पे, सो आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपने फील किया होगा कि ये स्लोली आगे जाता है। एक्चुअल में तो वो 80 की स्पीड पे आ रहा है, तो फास्ट जाना चाहिए ना, बट आपको क्या लग रहा है कि आपका ट्रेन जा रहा है प्लस ये स्लोली 80 की स्पीड है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, तो आपको लगेगा थोड़े स्पीड से स्लोली वो आगे जा रहा है, क्योंकि आपको उसका स्पीड क्या फील हो रहा है, 80 के 10, इट इज़ 10, इसलिए आपको स्लोली वो मूव करते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, 70 वो कवर कर चुका है, ये 80 कर रहा है, तो बचा कितना, 10। सो ये 10 के स्पीड से थोड़ा आगे जाएगा और आपको ये रिलेट करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिंग द टू मोशंस इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम। समझ में आ रहा है? इसको और डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको और अच्छे से समझने वाला है ये। समझ में आ रहा है? अभी मैं जो सिर्फ बता रहा हूँ वो याद रखो। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐड करने का, सेम डायरेक्शन में होगा तो सबट्रैक्ट करने का। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो अब ये क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्लास ऐसा ही है, रिलेटिव मोशन, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया रिलेटिव मोशन वाला, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, और इसी के साथ साथ हमको जो हमने ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अप्लाई करना है। सो अंडरस्टैंड करना क्लास। अब हमको ऐसा बोला है कि एक एक्वेरियम है लाइक दिस,
एक्वेरियम बोलो, फिश टैंक बोलो, जो आपको बोलना है। और ये एक्वेरियम में, ये टैंक में एक फिश है। और ये फिश जो है क्लास, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट वॉल। इट इज अप्रोचिंग लेफ्ट वॉल। तो ये लेफ्ट वॉल हुआ ना, तो उसकी तरफ जा रहा है ये। सो क्लास, इसका जो स्पीड दिया है v ऑफ फिश is 3 meter per second. So this fish is traveling with a speed of 3 meter per second towards the left wall. अब क्लास ऐसा बोला है कि मान लो ये तो फिश का मीडियम हुआ ना, यहां पे क्या है, देयर इज वाटर ना, यस और नो, यहां पे वाटर है इन द फिश टैंक, यस और नो, इन द एक्वेरियम यहां पे क्या होगा, देयर विल बी वाटर। सो फिश जो है वो वाटर में है, एक पर्टिकुलर मीडियम में। अब ये फिश ऑब्जर्व करता है एक फ्लाई को। दिस फिश इज ऑब्जर्विंग अ फ्लाई। और बड़ा ऑब्वियस है ना, फ्लाई जो होगा वो बाहर होगा, पानी में थोड़ी ना होगा फ्लाई, इट कैन नॉट फ्लाई ना। एक अगर कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट या तो ऐसा बोला कि फ्लाई है, वो पानी में थोड़ी ना होगा, बाहर होगा ना। सो यहां पे फ्लाई है, ऐसा कि ये फ्लाई है। सो कैन आई से अब फ्लाई जो है, फ्लाई वो कोई दूसरे मीडियम में ना, और ऐसा अगर कंसिडर किया कि फ्लाई जो है वो रेयर मीडियम में। सो ये कौन सा मीडियम है, रेयर, यस और नो, दिस इज रेयर मीडियम। और ये अंदर वाला कौन सा है, डेंसर, अरे यस और नो। अब क्लास डिसाइड करते हैं कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है। सो क्लास ऐसा बोला है कि फिश ट्रैवल कर रहा है, फिश मोशन में है एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और वो ऑब्जर्व करता है फ्लाई को। सो कैन आई से फिश कौन है, फिश इज द ऑब्जर्वर, और फ्लाई क्या होगा, फ्लाई इज द ऑब्जेक्ट। सो क्लास इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ऑब्जर्वर। इसको मैं क्या कहूंगा, दिस विल बी वॉट, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्लास, ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको केस समझेगा कि क्या केस है। सो क्लास अब टेल मी, इफ आई राइट हियर, बोलो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो कौन से मीडियम में, रेरर, और ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में, डेंसर। सो बोलो दोनों का मीडियम अलग अलग है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर हैव डिफरेंट मीडियम। और मैंने आपको बताया है ऐसा कभी भी होगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में होगा। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे इन्वॉल्व होगा, इट विल बी अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। अरे यस और नो। और बोलो कौन सा केस है ये, केस नंबर 1 के 2, ऑब्जेक्ट रेरर, ऑब्जर्वर डेंसर, बट ऑब्वियसली इट इज केस नंबर 2। एंड व्हेन वी इन्वॉल्व केस नंबर 2, व्हेन वी कंसिडर केस नंबर 2, यू नो apparent depth is greater than real depth. Yes or no? Apparent depth is greater than real depth. और हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, apparent depth will be equal to mu into refractive index of the medium into real depth. ये सबको पता है, याद होना चाहिए, ये हमने किया था लेक्चर नंबर 2 में। Yes or no? इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी किए होंगे आपने, इसके पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए, समझ में आ रहा है। सो ये वाला होगा हमारा रिलेशन। सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना, अभी यहां पे जब मैं फ्लाई को कंसीडर कर रहा हूं, सो मान लो फ्लाई का एक्चुअल पोजीशन, रियल पोजीशन ये है। सो कैन आई से विथ रिस्पेक्ट टू द टैंक और द एक्वेरियम, ये उसका कौन सा डेप्थ होगा, दिस विल बी रियल डेप्थ। अरे यस और नो, ये उसका रियल डेप्थ होगा। बट क्लास टेल मी, अब ये फिश को, ये जो फ्लाई है वो रियल डेप्थ पे दिखाई देगा क्या एपेरेंट डेप्थ, कैन आई से ये फिश को, ये फ्लाई एपेरेंट डेप्थ पे दिखेगा ना, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट रेरर, ऑब्जर्वर डेंसर। सो कैन आई से ये जो ऑब्जेक्ट है वो एपेरेंट डेप्थ पे दिखाई देगा, और एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज़्यादा होगा। सो ऐसा ना अलोंग द लाइन, यहाँ पे मान लो
So this is what, this is position of the image of the fly which is at apparent depth. अरे yes or no? तो ये apparent depth होगा उसका, और ये मान लो फ्लाई का जो पोजीशन है, दिस इज वॉट, दिस इज apparent पोजीशन. समझ में आ रहा है? yes or no? सो ये इस तरीके से होगा. नेक्स्ट क्लास. सो अभी समझा ना, फिश एज एन ऑब्जर्वर ये फ्लाई को देख रहा है, तो फ्लाई का रियल पोजीशन ये है, फ्लाई का एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल डेप्थ ये है, बट उसको वो दिखाई किधर देगा? अपेरेंट डेप्थ पे. मतलब ये फिश के हिसाब से फ्लाई इधर है. अरे यस और नो? अब क्लास इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, वो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे था, दोनों एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे था, इसीलिए वो सॉल्व करना आसान था थोड़ा सा. बट क्लास यहाँ पे फिश जो है, जो ऑब्जर्वर है, वो मोशन में. और अगर आप क्वेश्चन को बराबर से रीड करोगे, सो विल कम टू नो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो भी मोशन में. सो बोथ आर मूविंग, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग. यस और नो? सो ये क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व हो गया? अभी मोशन इन्वॉल्व हो गया. बोथ आर मूविंग. और बोलो मूव करेगा, मोशन में होगा, तो उसके पास क्या होगा? स्पीड ना. सो अब यहां पे स्पीड भी इन्वॉल्व होगा. पहले सिर्फ डिस्टेंस, पहले सिर्फ डेप्थ इन्वॉल्व होता था क्योंकि रेस्ट पे था. अभी यहां पे डेप्थ के साथ साथ स्पीड भी इन्वॉल्व होगा. एम आई क्लियर विद दिस क्लास? अरे यस और नो? सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना क्या होगा. ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व करना. इफ आई कंसिडर कि अब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं. सो क्लास आपने मैथमेटिकल टूल्स में, मैथमेटिकल मेथड्स में एक पर्टिकुलर छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा, और वो कॉन्सेप्ट मैथ्स का था जो आप लोग बहुत सारी जगह पे यूज करोगे. समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, समथिंग कॉल्ड एज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएट करना. यस और नो? सो क्लास ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डेरिवेटिव है, उसका थोड़ा सा यूज करते हैं यहाँ पे. अब क्लास आपने स्कूल टाइम पे थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, और आप 11th 12th में इसको डिटेल में स्टडी करोगे कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड मान लो v ले लिया मैंने, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, चलो डिस्टेंस बोलता हूं. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको डिफरेंस पता है, तो इसको मैंने डिस्टेंस लिया. डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या होता है ये? डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब जब मैं डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस इन्वॉल्व है, उसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, उसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, और वो डेरिवेटिव में लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट करूंगा, तभी मुझे क्या मिलता है? स्पीड. सो दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ये क्या देता है हमको? स्पीड. अरे यस और नो? सो ये होता है स्पीड. सो स्पीड इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये याद रखो. समझ में आ रहा है? सो क्लास अभी बोलो, ये जो अपेरेंट डेप्थ है, ये जो रियल डेप्थ है, ये भी तो एक डिस्टेंस ही है ना. यस और नो? ये लेंथ है, डिस्टेंस है. यस और नो? सो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इसको भी डिफरेंशिएट करता हूं. डिफरेंशिएट, टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. सो क्लास देखो अभी क्या होगा, बोलो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ अपेरेंट डेप्थ. म्यू तो कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम. बोलो ये क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ रियल डेप्थ. अरे यस और नो? सो बोलो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ डिस्टेंस. बोलो क्या देगा? स्पीड ना. सो दिस विल बी व्हाट? अपेरेंट डेप्थ वाला. अपेरेंट डेप्थ के लिए जब अपेरेंट डेप्थ के पोजीशन पे है तो उसका स्पीड, तो ये भी हो जाएगा v अपेरेंट. और ये क्या होगा? म्यू. और बोलो ये कौन सा है? रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ. तो ये क्या होगा? d बाई डी टी. और बोलो स्पीड देगा, तो दिस विल बी v एक्चुअल. सो क्लास अब बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू विल बी व्हाट? v अपेरेंट अपॉन v एक्चुअल. ये होगा हमारा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड. पर ये किसके लिए? ये वाले केस के लिए. यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर इसका उल्टा होगा कि ऑब्जेक्ट
डेंसर में है, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर, ऑब्जर्वर इज इन रेयरर एंड दे आर इन मोशन। सो आपको पता है आपको क्या लिखना होता है, रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू इनटू अपेरेंट डेप्थ, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। ये आपको खुद से लिखना है, समझ में आ रहा है। ये केस नंबर 2 के लिए जो हमने सॉल्व किया है। केस नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर, ऑब्जर्वर इज इन रेयरर, वो आपको खुद से लिखना है फॉर्मूला। यू नो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है थोड़ा बहुत, एंड यू नो द चेंज। सो वो आप देखो क्या है, आप लिख लेना, यू विल कम टू नो क्या होगा। सो ये अभी के लिए, ये केस के लिए ये फॉर्मूला आया कि म्यू इज वी अपेरेंट अपॉन वी एक्चुअल। यस और नो क्लास। अब क्लास आगे बढ़ते हैं, बोलो। अब आपको ये समझ में आता है इससे कि वी अपेरेंट और वी एक्चुअल दोनों अलग अलग है, मतलब अपेरेंट पोजीशन दैट इज अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ अलग अलग है। सो जब वो रियल डेप्थ पे होगा, तो उसका स्पीड कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक्चुअल स्पीड होगा ना उसका, बट जब वो अपेरेंट डेप्थ पे दिखाई देगा तो उसका स्पीड उतना ही होगा जितना एक्चुअल में है, कि स्पीड में भी हमको अपेरेंट कुछ लगेगा, अपेरेंट कुछ ना कुछ लगेगा ना, क्योंकि अपेरेंट और एक्चुअल स्पीड अलग अलग है। सो वो है कौन से पर्टिकुलर पोजीशन पे, फ्लाई कौन से पोजीशन पे है, इट इज एट रियल डेप्थ। सो क्लास यहां पे उसका जो स्पीड होगा, यर उसका जो स्पीड होगा, इट विल बी वॉट, इट विल बी वी ऑफ वॉट, एक्चुअल। ये किसके लिए, फ्लाई के लिए। और बोलो जब यहां पे होगा, यहां पे ये उसका अपेरेंट पोजीशन है ना, सो दिस विल बी वॉट, वी अपेरेंट। सो बोलो फिश के हिसाब से उसको कौन सा स्पीड लगेगा, एक्चुअल के अपेरेंट। बोलो फिश के हिसाब से वो कौन से पोजीशन पे है, अपेरेंट पोजीशन पे, अपेरेंट डेप्थ पे। सो उसको स्पीड भी कैसा दिखाई देगा, उसको स्पीड भी कैसा लगेगा, अपेरेंट। यस और नो। सो क्लास क्वेश्चन में अभी हमको ये पूछा है कि उसका एक्चुअल स्पीड कितना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब आगे देखो, इतना समझा, चलो ठीक है। अभी आगे देखो, ये जो फिश और जो फ्लाई है, फिश को लग रहा है कि फ्लाई ये पोजीशन पे और ये वाले स्पीड से वो फ्लाई कर रहा है, वी अपेरेंट से। सो कैन आई से जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है, वो दोनों भी मोशन में। तो एक सिस्टम है किसका, फिश का और फ्लाई का, और ये पर्टिकुलर सिस्टम में जो फिश है और जो फ्लाई है दोनों भी क्या कर रहे हैं, मोशन, एंड दे आर परफॉर्मिंग मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मतलब क्या, एक मोशन कर रहा है दूसरा देख रहा है, दूसरा मोशन कर रहा है पहला देख रहा है। सो दे आर परफॉर्मिंग मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ना। फिश के हिसाब से वो ट्रैवल कर रहा है, और वो ट्रैवल कैसे कर रहा है, टूवर्ड्स, अप्रोचिंग बोला है, सो इसलिए मैंने ऐसा लिया है, टूवर्ड्स, अप्रोचिंग टूवर्ड्स। आगे भी हो सकता था, यहाँ पे टूवर्ड्स दिए, यस और नो। सो दे आर परफॉर्मिंग मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फिश को लग रहा है कि फ्लाई उसकी तरफ आ रहा है, फ्लाई को भी लग रहा होगा फिश उसकी तरफ आ रहा है, दूर भी जाता, यस और नो। सो दिस मोशन इज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और बोलो जब भी दो ऑब्जेक्ट होगा, दो बॉडीज होगा, दो पार्टिकल्स होगा विच आर परफॉर्मिंग मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और उनके पास स्पीड है, तो बोलो कौन सा वेलोसिटी होगा उनके बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी। अब क्लास टेल मी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो अब क्या होगा, बोलो फिश को क्या लग रहा है, ये वाले स्पीड से आ रहा है, और फिश तो ये वाले स्पीड से आ रहा है। सो बोलो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा, इट विल बी वी अपेरेंट एंड वी फिश। तो बोलो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सो व्हाट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, बोलो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगा ना। सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी वी अपेरेंट प्लस वी फिश। यस और नो, समझ में आ रहा है। ये नहीं लेना है वी एक्चुअल, क्योंकि फिश को वी अपेरेंट लग रहा है, क्योंकि उसको अपेरेंट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। ये हमको दिया है 8। सो क्लास आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अ फ्लाई इज, फिश के हिसाब से अ फ्लाई इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द फिश विथ अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। सो वो फ्लाई का स्पीड नहीं दिया है, वो रिलेटिव स्पीड दी है, यस और नो। आप क्या कहोगे कि जब ट्रेन आपका 60 पे जा रहा है, दूसरा ट्रेन 70 पे जा रहा है, सो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू यू द ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 130 ना। तो यहां पे भी फिश के हिसाब से वो कितने स्पीड से आ रहा है, 8 के हिसाब से, बट उसका स्पीड एक्चुअल में 8 है कि रिलेटिव वेलोसिटी है, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इसलिए वी अपेरेंट प्लस वी फिश इज 8। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये वैसा ही है कि ये आपका ट्रेन है, यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60, ये सामने वाला ट्रेन है, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70। तो दोनों का स्पीड अलग अलग है, बट आप जब ये ट्रेन को देखते हो तो आपको कितने स्पीड पे दिखाई दे रहा है, इट इज एट 130 रिलेटिव स्पीड, दोनों का ऐड होके।
सो यहाँ पे भी फिश ये फ्लाई को देख रहा है, तो फिश भी मोशन में है, फ्लाई भी मोशन में, फिश ये फ्लाई को देख रहा है। सो बोलो फिश खुद मोशन में, ये फ्लाई भी मोशन में। सो उसको कौन सा स्पीड दिखाई देगा अभी? रिलेटिव वेलोसिटी ना, और वो रिलेटिव स्पीड फिश के लिए, वो फ्लाई जो है वो कितनी स्पीड से आ रहा है? 8 से। बट ये फ्लाई का जो है वो स्पीड है कि रिलेटिव स्पीड है? इट इज रिलेटिव। तो क्या होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्लास? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन दिया मैंने आपको, अच्छे से देखना ये। सो क्लास आगे क्या होगा बोलो? अब वी एपेरेंट का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इनटू वी एक्चुअल, क्योंकि मुझे तो वी एक्चुअल फाइंड आउट करना है, प्लस वी फिश कितना दिया है? 3 और ये 8। सो बोलो अभी म्यू इनटू वी एक्चुअल विल बी वॉट? 5। समझ में आ रहा है? सो क्लास टेल में अभी म्यू क्या होगा? 4/3 इनटू वी एक्चुअल इज इक्वल टू 5। सो बोलो वी एक्चुअल क्या हो जाएगा? वी एक्चुअल भी वॉट? 15/4। सो बोलो वी एक्चुअल क्या होगा? इट विल बी 3.75 मीटर पर सेकेंड। yes or no? This will be the answer. Answer will be option A. समझ में आ रहा है क्लास? So this will be the final answer. This is question number 7. So क्लास याद रखना ये कि पहले तो कौन सा मोशन इन्वॉल्व है? रिलेटिव मोशन। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट, दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर टूवर्ड्स। तो इन दोनों का स्पीड क्या होने वाला है? ऐड। और वो ऐड करके स्पीड कितना बोला है? 8। और सेकेंड ये दोनों मोशन में है, तो क्या इन्वॉल्व होगा? स्पीड, एपेरेंट एंड एक्चुअल स्पीड, और ये उसका कॉन्सेप्ट होगा। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इसको समझना। बोलो अवे होता तो आप क्या करते हैं? इफ इट इज गोइंग अवे तो आप क्या करते हैं? इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस आता ना यहाँ पे, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो अवे लेके भी, ट्राई करने का, और क्या। समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल बी द आंसर? इसको केस को उल्टा भी कर सकते हो कि ये डेंसर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर रेयर में। सो ट्राई करने का, यस और नो, मतलब इसको फिर ऑब्जर्वर मानने का, इसको फिर ऑब्जेक्ट मानने का। यू कैन चेंज द क्वेश्चन, सी व्हाट यू आर गेटिंग इफ यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। एम आई क्लियर विद दिस? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एग्जाम्पल को समझो, ट्रेन वाले तो ये समझ जाएगा आपको, ठीक है। अगर बोलो अगर ऐसा होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता, बोले फिश भी ऐसे जा रहा है, फ्लाई भी ऐसे जा रहा है, अवे, तो यहाँ पे क्या आता? माइनस। सो हम लोग लिखते हैं माइनस ही। क्लियर है ये? So class, this is question number 7. I hope this is clear. Next is class, हम लोग बात करते हैं about question number 8. Now class, question number 8 says, question number 8 में दिया है, for total internal reflection to take place, the angle of incidence I and the refractive index mu of the medium must satisfy the inequality. So class, simple सा question है ये question number 8. जितना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। बोलो फॉर टी आई आर व्हाट इज द कंडीशन? आई विल बी ग्रेटर देन आई सी। तो बोलो साइन आई, अगर मैंने दोनों जगह पे साइन लिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन आई विल बी ग्रेटर देन साइन आई सी। ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ मैं, तो बोलो अभी साइन आई, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। साइन आई सी का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 1/म्यू ना। सो बोलो म्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1/साइन आई। ये होता है ना रिलेशन, और ये दिया है किसमें? ऑप्शन सी में। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है क्लास? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्लास, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंस अगेन अच्छा क्वेश्चन है। सो हमने अभी 7th वाला देखा विच वॉज वन गुड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करता है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करने का पहले खुद से ट्राई करना क्वेश्चन बनाई, सी दैट कि अगर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये ऐसा हर क्वेश्चन के पहले कर सकते हो। यू शुड वेट फॉर 1 or 2 minutes, सी द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, नहीं आता है, क्या आता है, फिर देखने का, फिर आपको समझेगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। एम आई क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है अभी, अच्छा क्वेश्चन है। When light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure,
if green light is just total internally reflected, then the emergent ray in air contains. So class, in this particular question हमको कुछ ऐसा डायग्राम दिया है like this. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा बोला है कि एयर ग्लास का इंटरफेस है. तो मान लो मैं इसको एयर ले रहा हूं, इसको मैं ग्लास ले रहा हूं, और ये उसका नॉर्मल है लाइक दिस. अब क्लास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ऐसा हिट कर रहा है ग्लास इंटरफेस पे, ग्लास पे, और वो ट्रैवल कर रहा है किसमें, एयर में. सो इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वॉट, टू एयर. समझ में आ रहा है. और ये कौन सा लाइट है, वाइट लाइट है. समझ में आ रहा है. तो बोलो ये कौन सा एंगल होगा, दिस विल बी वॉट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. यस और नो. नाउ क्लास, वी नो कि जब भी हम वाइट लाइट का बात करेंगे, सो वाइट लाइट किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं ना कि वाइट लाइट में क्या होगा, देयर विल बी स्पेक्ट्रम, spectrum of light, and this spectrum is a combination of what, 7 different colors ना, ऐसा ले लिया अगर मैंने. so this will be combination of 7 different colors. जिसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, it will be what, विबग्योर. अरे यस और नो. सो ये होगा विबग्योर, यू नो दिस. अब क्लास ध्यान देना यहां पे, बोलो ये वाइट लाइट आके हिट करता है ये इंटरफेस पे, ये वाइट लाइट आके हिट करता है ये इंटरफेस पे, और जैसे ही ये इंटरफेस पे हिट करेगा, सो बोलो ये किस पे हिट करे, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे ना. सो दिस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट इज बीइंग इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. आपने सुना है कि जब भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम पे इंसिडेंट होगा तो बोलो क्या होगा, उसका डिस्पर्जन होगा ना. व्हेनेवर व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट परफॉर्म्स व्हाट, डिस्पर्जन. सो दिस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट विल स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. और क्लास आपको ये याद रखना है कि जब भी डिस्पर्जन होता है, व्हेनेवर डिस्पर्जन टेक्स प्लेस, सो पहले व्हाइट लाइट जाके हिट करेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, सबसे पहले सेपरेट आउट होगा, फिर उसके बाद डिफरेंट फिनोमिना होता है. रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, जो भी होना है, डेविएशन होगा. आफ्टर दैट जब भी व्हाइट लाइट सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम पे हिट करेगा तो सबसे पहले क्या, डिस्पर्जन. बाकी सब बाद में, बाकी सब भी होता है बट बाकी सब क्या, बाद में. हमने भी जब डिस्पर्जन देखा था प्रिज्म में, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें डेविएशन भी हो रहा था, उसमें रिफ्रैक्शन भी हो रहा था, बट सबसे पहले सरफेस पे जब हिट किया तो क्या हुआ, सेपरेट हुआ ना, डिस्पर्जन हुआ, फिर उसके बाद डेविएशन वगैरह हुआ. सो यहां पे भी जब ये हिट करेगा तो क्या होगा, पहले वो हिट करने के बाद डिस्पर्जन होगा, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा, उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा, जो भी होगा वो हमको देखना है. सो क्लास यहां पे एक नोट लिख देता हूं, a very important note. When a white light is incident on transparent medium, first dispersion takes place. Then other properties. अदर प्रॉपर्टीज तो लिख लेना आप, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR होगा, कंडीशन के हिसाब से होगा, अपने हिसाब से बट होगा. पहले क्या होगा, डिस्पर्शन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रही है. चलो नेक्स्ट.
सो क्लास ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो जब ये व्हाइट लाइट ये सरफेस पे इंसिडेंट हुआ तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स इसमें है, वेव ग्योर जो है वो अभी साथ में है ना, हिट करेगा बाद में डिस्पर्शन होगा ना, पहले तो साथ में, तो सातों के 7 कलर साथ में मिलके व्हाइट लाइट बन रहे और जाके ये सरफेस पे हिट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आए। तो बोलो सातों कलर अगर साथ में है और सातों कलर साथ में मिलके हिट कर रहे हैं तो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा होगा, सेम ना, सब सेम ही आ रहा है, साथ में कंबाइंड है, सो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा सेम है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। ये बहुत काम आने वाला है हमारे। सो सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, आई है, आई। समझ में आ रहा है। सो फॉर एवरी पर्टिकुलर कलर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, सेम फॉर ऑल। अब क्लास अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन में हमको ऐसा बोला है कि यहां पे जब डिस्पर्शन होगा, सो डिस्पर्शन के बाद जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेगा, सो उसमें से ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है कि जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट वो ऐसा अलोंग द सरफेस जाता है। मैंने ड्रॉ रेड से किया है पर वो है कौन सा, ग्रीन। ऐसा फिजिक्स में सब कुछ चलता है भाई, समझ में आ रहा है। यू हैव टू एडजस्ट। तो ये कौन सा कलर है, ग्रीन। सो ग्रीन लाइट जो है पहले डिस्पर्शन हो गया, फिर अपने अपने हिसाब से जो जो कंडीशन है वो सब सेटिस्फाई करके वो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करा डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें से ग्रीन लाइट ने क्या किया, ग्रीन लाइट अलोंग द सरफेस चला गया। सो यहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ व्हाइट लाइट जिसमें ग्रीन लाइट भी है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई। अब ग्रीन लाइट जब डिस्पर्शन हुआ फिर किधर गया, अलोंग द सरफेस। सो बोलो फॉर ग्रीन लाइट यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया, 90 ना, R इज 90। सो टेल मी क्लास, जब एक लाइट इंसिडेंट होगा एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और वो अलोंग द सरफेस जाता है एट R इक्वल टू 90, तो बोलो I किसके इक्वल होता है, IC। सो फॉर ग्रीन लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रहा है ये। अभी हमको दूसरे कलर्स के बारे में भी बात करना है। आर यू क्लियर विद मी नाउ क्लास, टेल मी। हमको पता है ना कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज IC इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू एंड वी नो IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। सो बोलो अभी यहाँ पे जब ये मीडियम में जाएगा तो हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा कि अलग अलग, अलग अलग। सो वी नो म्यू वी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर, और वायलेट से रेड या तो रेड से वायलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इंक्रीज होगा। सो टेल मी क्लास, अभी हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। सो हर एक कलर के लिए क्रिटिकल एंगल भी सेम होगा कि अलग अलग होगा, इट विल बी डिफरेंट एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। सो IV जो ये जो वायलेट का क्रिटिकल एंगल होगा, ब्लू का क्रिटिकल एंगल होगा, रेड को होगा, ऐसे हर एक कलर का क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा। सो क्लास कैन आई से यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है, बोलो इनवर्स रिलेशन है। सो वायलेट का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है तो इसका क्या होगा, मिनिमम ना। सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड is greater than critical angle of violet. I hope you are understanding this. So अभी हर एक कलर का क्रिटिकल एंगल अलग अलग है, क्लियर है ये। अब क्लास लास्ट स्टेप समझना है यहाँ पे। बोलो सबके लिए I तो सेम है और ग्रीन क्योंकि अलोंग द सरफेस जा रहा है तो उसका I और IC सेम है, I इक्वल टू IC है, और हर एक कलर के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग है। बोलो ग्रीन के लिए I और IC सेम हुआ ना, बट बाकी सब कलर के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा, इट विल बी डिफरेंट बिकॉज एवरी कलर का I सेम है बट एवरी कलर का IC अलग अलग होगा। सो इसका IC अलग, 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 बट एक कलर उसमें से ऐसा है ग्रीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिसका I और IC सेम है बट बाकी सबका सेम नहीं होगा। सो अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आप समझना अभी क्या होगा। बोलो यहां पे जो I था, I वो 50 है। मैंने कितना कंसिडर किया यहाँ पे, आई एम कंसिडरिंग I टू बी 50, ये I का वैल्यू 50 है, ऐसा ले रहा हूं मैं। सो क्लास बाकी सब कलर के लिए भी I कितना होगा, 50 50 50 50 50, यस और नो। सो क्लास नाउ अंडरस्टैंड करना कि आगे क्या होगा।
आगे अब सबके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू की बात करते हैं। बोलो ग्रीन कलर के लिए तो I इक्वल टू IC बोला है, मतलब क्या कि इसका क्रिटिकल एंगल भी कितना होगा 50, है ना, यस और नो। सो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने ऐसा कंसिडर किया 50 है, उसका क्रिटिकल एंगल भी 50 होगा क्योंकि I इक्वल टू IC है, R 90 आया ना। बोलो अभी कंपेयर करते हैं। बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से कहां कम होता है, फ्रॉम वायलेट टू रेड। सो क्रिटिकल एंगल कहां से कहां कम होगा, रेड टू वायलेट, इट विल डिक्रीज फ्रॉम रेड टू वायलेट। सो बोलो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कहना है रेड का क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा, फिर कम होने लगेगा ना। सो क्लास अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल कंपेयर करूं, कहना है ग्रीन से अगर कंपेयर करता हूं तो कहना है इन तीनों का क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम होगा ना, और इन तीनों का क्रिटिकल एंगल ग्रीन से ज्यादा होगा। रिलेशन कंपेयर करो, यू विल कम टू नो। सो क्लास इसीलिए मान लो अब मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो कम होने वाला है, तो इसका क्रिटिकल एंगल 35 है, इसका क्रिटिकल एंगल मान लो 40 है, इसका क्रिटिकल एंगल मान लो 45 है, इसका 50 आया, इसका 55 है, इसका 60 है, इसका 65 है। जस्ट एग्जाम्पल, यस और नो। तो दिखाई दे रहा है। बोलो कहां से कहां बढ़ना चाहिए क्रिटिकल एंगल, फ्रॉम वायलेट टू रेड क्रिटिकल एंगल बढ़ना चाहिए, तो देखो बढ़ रहा है ना, यस और नो। और I इक्वल टू IC किसके लिए दिया, ग्रीन के लिए। बोलो क्लास I तो 50 वो फिक्स्ड है, सबके लिए सेम है। सो बोलो यहां पे अगर मैंने कंपेयर किया तो कहना है I इज ग्रेटर देन IC, यहां पे भी I इज ग्रेटर देन IC, I इज ग्रेटर देन IC। यहां पे क्या होगा, I इक्वल टू IC, पर यहां पे क्या होने लगेगा अभी, कहना है लेस 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 ना। सो यहां पे I विल बी वॉट, लेस देन IC, लेस देन IC एंड लेस देन IC फॉर येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसके लिए ग्रेटर देन IC, इसके लिए लेस देन IC, इसके लिए इक्वल टू IC। I सबके लिए सेम है, IC अलग अलग है। आई हैव कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। सो बोलो अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो कहना है ये तीनों के लिए क्या हो रहा है, फॉर दिस 3 टेल मी I ग्रेटर देन IC है, तो इधर क्या होगा TIR, यस और नो। और बोलो ये जो तीन अगर आप ऑब्जर्व करो तो बोलो इसके लिए क्या है, इसके लिए I लेस देन IC है ना, I इज वॉट, लेस देन IC। सो बोलो TIR होगा कि नहीं होगा, देयर विल बी नो TIR, फॉर दिस देयर विल बी नो TIR। सो यहां पे देयर इज नो TIR। सो बोलो इधर TIR है, इधर TIR नहीं है। सो बोलो ये जो कलर है वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, ये वापस आ जाएगा ना ऐसा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके दे विल रिटर्न टू द सेम मीडियम। बट ये जो कलर होगा येलो, ऑरेंज एंड रेड, बोलो इनके लिए क्या होगा, दे विल वॉट, दे विल बी रिफ्लेक्टेड और दे विल पास थ्रू। ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा ना। नो TIR मतलब क्या, रिफ्रैक्शन। सो ये जो येलो, ऑरेंज, रेड है ये पास हो जाएगा, दे विल पास, दे विल इमर्ज आउट इन द अनदर मीडियम। सो क्लास क्वेश्चन में हमको यही पूछा है। देखो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इमर्जेंट रे इन एयर, मतलब कौन सा रे ऑफ लाइट, कौन सा कलर एयर में चला गया। सो बोलो कौन सा जाएगा, इट विल बी येलो, ऑरेंज एंड रेड। और बोलो कौन सा नहीं जाएगा, इट विल बी वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। सो अगर ऐसा पूछा होता है कि कौन सा इमर्ज नहीं करेगा तो आंसर क्या होता, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। कौन सा करेगा, येलो, ऑरेंज, रेड। Am I clear with this? So ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन ए। वेरी गुड क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 आर द 2 important questions. I hope I am very much clear with this. अच्छे से देखना दोनों क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड करना बराबर से, समझ में आ रहा है क्लास। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्लास मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. सो नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखना। Now class question number 10 says when a picture drawn on paper is seen through a slab of transparent material of thickness 5 centimeter, it appears to be raised by 1.5 centimeter. Critical angle at the boundary of this transparent material and air is. So class आपको थिकनेस दिया है और आपको
appears to be raised by. सो क्लास ये पहले भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ. थिकनेस दिया है 5 सेंटीमीटर. appears to be raised by, बोलो raised by, रेज हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? शिफ्ट. पता है ना? सो शिफ्ट हमको दिया है कितना? 1.5 सेंटीमीटर. हमको फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल एट द बाउंड्री ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड एयर. सो क्लास देखो सिंपल सा क्वेश्चन. अभी शिफ्ट का फॉर्मूला, अभी आप ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. बोलो क्या बोला है? व्हेन अ पिक्चर ड्रॉन ऑन पेपर इज सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब. सो आप एयर में हो और ग्लास स्लैब में कौन है? पिक्चर. मतलब क्या? ऑब्जेक्ट. सो कैन आई से ऑब्जेक्ट. अभी समझना चाहिए आपको. डेंसर, ऑब्जर्वर, रेरर. कौन सा केस होगा? केस नंबर 1, जिसमें शिफ्ट का क्या होता है फॉर्मूला? टी थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. यस और नो? सो क्लास टेल मी अभी. बोलो शिफ्ट कितना दिया है? 1.5. थिकनेस कितना दिया है? 5. सो क्लास 1 माइनस 1 बाई म्यू. अभी अंडरस्टैंड करना कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको मैं नीचे लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0.3, है ना? सो दिस विल बी 0.3. बोलो ये क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई म्यू. क्लियर है? सो क्लास टेल मी आगे अगर मैं इसको इधर लेता हूँ सो अभी आगे क्या होगा? बोलो दिस विल बी 1.5. ये आया, दिस इज 0.3. ये हो गया 1 माइनस, अब 1 बाई म्यू को इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.3. सो अभी 1 बाई म्यू. बोलो साइन आई सी क्या होता है? साइन आई सी इज 1 बाई म्यू ना, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला. सो अभी यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करो. सो बोलो साइन आई सी क्या हो जाएगा? इट विल बी 0.7. बोलो मैं 0.7 को लिख सकता हूं क्या? 7/10 ना. सो टेल मी आई सी क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 7/10. अरे यस और नो? सो दिस विल बी माई आंसर. बोलो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली केस समझो, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देना क्लास. अभी क्वेश्चन नंबर 11 says the critical angle for total internal reflection of light going from medium 1 to medium 2 is given by relation tan IC is equal to 5/9. तो हमको क्रिटिकल एंगल का कुछ रिलेशन दिया है विच इज tan IC इज इक्वल टू 5/9. नेक्स्ट हमको बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज. सो क्लास हमको ये पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज. ये पूछा है हमको. सो क्लास अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ. बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan IC दिया है ना हमको. बोलो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ ऐसा, लाइक दिस. बोलो ये क्या होगा? दिस विल बी व्हाट? IC. बोलो tan IC क्या होता है? इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना. तो बोलो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी व्हाट? 9. तो बोलो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? दिस विल बी रूट ऑफ 106. अरे यस और नो? सो टेल मी नाउ व्हाट विल बी साइन IC. कैन आई से साइन IC विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ना. सो बोलो ऑपोजिट क्या है? 5. हाइपोटेनस क्या है? रूट ऑफ 106. मुझे साइन IC मिल गया है. हाँ बोलो मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. सो क्लास मेरा फॉर्मूला क्या होता है? बोलो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कैन आई से साइन IC इज μ2/μ1 ना. ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? IC इज साइन इनवर्स ऑफ μ2/μ1. ये लिखते हो आप, फिर इसको सॉल्व करके 1/μ आता है. सो एक्चुअल फॉर्मूला ये साइन IC इज μ2/μ1. बोलो ये क्या होगा? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ना.
बट व्हाट डू यू वांट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मुझे क्या चाहिए 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सो बोलो उल्टा करूंगा ना, सो μ1 अपॉन μ2 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बराबर ध्यान से पढ़ने का, यू रिक्वायर 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या है 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन IC, तो बोलो साइन IC का रेसिप्रोकल विल बी माई आंसर। सो μ1 अपॉन μ2 इज वॉट, रूट ऑफ 106/5, ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। सो ऑप्शन डी इज वंस अगेन करेक्ट। समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्लास बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देना भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन एवरी रेफरेंस बुक, ये ऑलमोस्ट हर एक रेफरेंस बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन सेज अ स्मॉल कॉइन is resting on the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along the surface. How far is the light traveling in the liquid? समझ में आ रहा है। सो ऐसा बोला है, सॉरी, हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रैवलिंग इन द लिक्विड, मैंने थोड़ा रॉन्ग रीड कर लिया, ध्यान देना यहाँ पे। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रैवलिंग इन द लिक्विड, मतलब लिक्विड में लाइट का स्पीड पूछा है, यस और नो। सो अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ऐसा होगा, द डायग्राम गिवन टू अस इज लाइक दिस, कैसा कुछ है कंटेनर जैसा, सो अब यहां पे इसके कॉर्नर पे, बॉटम पे एक कॉइन है, लाइक दिस, हियर इज द कॉइन, ऐसा दिया है हमको। कैसा कॉइन है, यस और नो। अब क्लास ऐसा बोला है कि ये कॉइन से, ये लिक्विड है पूरा, ये कॉइन से ऐसा रे पास हो रहा है, लाइक दिस, ऐसा रे पास हो रहा है, लाइक दिस, और यहां पे ये सरफेस के लिए नॉर्मल दिया है ऐसा, और अगर आप क्वेश्चन को बराबर से देखो तो उसमें से जो रे ऐसा पास हुआ वो कैसा चला गया, इट गोज अलोंग द सरफेस ऐसा ऑफ दिस इंटरफेस, लाइक दिस, ऐसा ऐसा। सो बोलो यहाँ पे आर कितना होगा, 90 डिग्री, ऐसा कुछ दिया है हमको, और वैल्यूज दिया हुआ है कि दिस इज इसका वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर ये साइड का, और इसका दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ऐसा, और ये यहाँ से यहाँ ऐसा, लाइक दिस। क्लियर है ये। सो क्लास टेल मी, अब बोलो यहाँ से जब ये रे पास हुआ और ऐसा गया तो ये लिक्विड है, बाहर वाले मीडियम को ले लो एयर, बराबर है। सो अब टेल मी, ये जब रे ऐसा पास हुआ, सो कैन आई से इट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर ना, कहां से कहां जा रहा है वो, इट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर। सो बोलो लिक्विड क्या है, मीडियम 1, एयर क्या है, मीडियम 2। सो बोलो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, μ1 ना, म्यू ऑफ एल, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू ए विच इज 1। नेक्स्ट इज व्हाट, इसका स्पीड क्या होगा, v1 विच विल बी vl, फर्स्ट मीडियम है, और बोलो ये क्या हो जाएगा, v2 विच विल बी c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इंटरप्रेट करना है इसको। क्लियर है। अब बोलो जब रे ऑफ लाइट पास हुआ, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पासिंग लाइक दिस, ऐसा जब ये पास हुआ, सो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 ना। सो कैन आई से
अब ये जो एयर है, एयर वो कौन सा मीडियम है, रेरर, और ये कौन सा मीडियम है, लिक्विड, डेंसर ना, बड़ा ऑब्वियस इफ आई कंपेयर. So a ray of light is passing from denser medium to rarer medium and the angle of refraction comes 90. So can I say जो angle of incidence है यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल. अरे यस और नो, तभी तो R 90 आएगा ना. जब ये एंगल IC होगा तब ये R क्या आएगा, 90. अरे हाया ना. नाउ क्लास यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कैन आई से इसको अगर आप देखते हो ऐसा और ऐसा और ऐसा, तो बोलो Z बन रहा है कि नहीं. और अगर ये Z बन रहा है मतलब ये कौन सा एंगल हुआ, ऑल्टरनेट एंगल ना. तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल, ये भी क्या होगा, IC. और क्लास ये बोलो क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना. इफ़ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो बोलो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये तो उसका ये क्या है, उसका हाइपोटेनस ना. तो बोले ये क्या होगा, दिस विल बी 5 ना. यू कैन कैलकुलेट ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, 5. सो दिस इज 3 4 5, पता है ना ये तो. सो 3 4 5 है. सो बोलो ये ट्राइंगल बनता है यहाँ पे कैसा, लाइक दिस. सो बोलो अभी ये ट्राइंगल में, इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल यहाँ पे बनाया तो आपके लिए ऐसा, अगर आपको ऐसा दिखता है तो ये ट्राइंगल दिखाई दिया. दिस इज वॉट IC, दिस इज वॉट 4, दिस इज वॉट 3 एंड दिस इज वॉट 5. So tell me what is sin IC here? Can I say opposite upon hypotenuse? So opposite is 3 and this will be 5. तो sin IC क्या आया, 3/5. Yes or no? आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड. तो अभी क्लास टेल मी, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं. कैन आई से फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल साइन IC इज V1 अपॉन V2. फर्स्ट वाला नहीं ले रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला नहीं ले रहा हूं. आई एम टेकिंग क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ स्पीड. ये वाला फॉर्मूला में डिराइव किया था, IC साइन इनवर्स ऑफ V1 बाई V2. सो साइन IC इज V1 बाई V2. अरे यस और नो. सो बोलो साइन IC का वैल्यू कितना है, 3/5. बोलो व्हाट इज V1 हियर, V1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड एज इट इज द फर्स्ट मीडियम. बराबर से सब्स्टिट्यूट करना है, मिस्टेक मत करना. और बोलो V2 कितना है, 3 × 10⁸. सो टेल मी इफ आई सॉल्व दिस, तो बोलो क्या होगा. कैन आई से V ऑफ लिक्विड विल बी वॉट, 9 × 10⁸ अपॉन वॉट, 5 ना. सो दिस विल बी V ऑफ लिक्विड विल बी वॉट, 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द लिक्विड. तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी. इसका भी डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. सो तीनों का आंसर डी आ रहा है, जो भी हमने तीनों क्वेश्चन किया अभी. आई होप क्लास ये क्लियर है. तो 2 फॉर्मूला हमने अप्लाई किए. पहले तो ये ट्राइंगल बराबर से देखा, I = IC आया क्योंकि R 90 है. देन द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वी गॉट आवर आंसर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. I hope class this much is clear with you. Next is class, moving on to question number 13. We will start with type 2. So we are done with type 1. We start with type 2. Question number 13. Now question number 13 says, one of the refracting surfaces of a prism of a refractive index √2 is silvered. अभी हम prism का पार्ट कर रहे हैं. The angle of the prism is equal to critical angle of a medium of refractive index 2. So angle of prism जो है A, वो एक मीडियम के क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और वो पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है, 2. सो क्लास अगर मैंने क्रिटिकल एंगल निकाला तो क्या होगा, IC इज साइन इनवर्स ऑफ 1/μ ना. सो IC will be what, sine inverse of 1/2. So it will give me what, 30 degree. So IC, that is critical angle, is 30. Now class A is equal to IC. So tell me, A का वैल्यू भी क्या आएगा, 30 degree. So class I have A, angle of prism, as 30. Yes or no? अब क्लास अंडरस्टैंड करना. मान लो
ये मैंने ऐसा प्रिज्म लिया है, दिस इज द प्रिज्म, और ये पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 30 डिग्री है। दिस ईयर इज 30, बराबर ना, अभी कैलकुलेट किया हमने। अब क्लास ऐसा बोला है कि ये प्रिज्म के एक सरफेस को सिल्वरिंग किया है, इट इज सिल्वर्ड। सो क्लास सिल्वरिंग का मतलब समझने का, सिल्वरिंग का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर सरफेस को मिरर बना दिया। पहले वो ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अभी मिरर बना दिया सिल्वरिंग करके। सिल्वर करने का मतलब ही मिरर होता है। मिरर क्या है? सिल्वर्ड है ना। सो सिल्वरिंग क्वेश्चन बोला होगा, सिल्वर्ड किया है, सिल्वरिंग किया है, व्हाट डज इट मीन कि दैट पर्टिकुलर सरफेस नाउ बिकम्स अ मिरर, यस और नो। सो ऐसा बोला कि दोनों में से एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, मिरर बना दिया। मान लो मैं ये वाला सरफेस ले रहा हूँ, ऐसा सरफेस 2, दिस इज बिहेविंग एज अ मिरर। समझ में आ रहा है क्लास? और क्लास ये प्रिज्म का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये नीट में आ चुका है। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्लास नेक्स्ट इज, अब a ray of light incident on the unsilvered surface passes through the prism and retraces its path after reflection at the silvered face. So बोलो क्लास अभी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मिरर ना। सो ऐसा बोला है कि यहां पे एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया है ऑन द फर्स्ट सरफेस, ऐसा लाइक दिस, ऐसा ले लो, नहीं तो मैं थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देता हूं, लाइक दिस। ये इसको ऐसा रहने देता है, इसको ऐसा रहने देता है, लाइक दिस। और ये सरफेस के लिए नॉर्मल ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ लाइक दिस। इसका नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं ये सरफेस के लिए, परपेंडिकुलर, अलाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो क्लास ये वाला एंगल क्या होगा बोलो? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब क्लास क्या बोला है कि ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट, दिस लाइट ये ऐसा जाएगा, एंटर करेगा, तो बोलो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये बोलो बाहर वाला मीडियम कौन सा होगा? रेयर। ये वाला मीडियम कौन सा होगा? डेंसर। सो कैन आई से इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि इन अ प्रिज्म द रे ऑफ लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। सो क्लास ये अभी ऐसा डेविएट होके टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म ऐसा जाएगा, ऐसा लाइक दिस। यस और नो? क्लास एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना अभी यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रे ऑफ लाइट जाके जब ये सरफेस पे हिट करता है, सिल्वर्ड सरफेस पे, सो वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है लाइक दिस। अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है मतलब क्या? वही पाथ पे वापस चल के आएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले ऐसा गया वो, अब यही पाथ से वापस आ रहा है ऐसा। बोलो क्लास मिरर में ये कब होता है? मिरर में ये तब होता है, अगर ये मिरर है, मिरर में ये कब होगा? जब ये जो रे ऑफ लाइट ऐसा आएगा अलोंग द नॉर्मल, तो इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। मतलब क्या? विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस एंगल क्या बनना चाहिए? 90। अलोंग द नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस एंगल कितना होगा? 90। सो कैन आई से, यहां पे भी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये रे ऑफ लाइट आके हिट करेगा सेकंड सरफेस पे, मिरर पे, एंड इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। सो कैन आई से दिस एंगल हियर इज 90 डिग्री। क्या है ये? दिस इज व्हाट? 90 डिग्री। सो क्लास अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सो क्लास टेल मी, अगर ये 30 है, 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? 60 ना। सो क्लास अगर यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे बोलो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना। सो बोलो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस, ये कितना हो जाएगा? बोलो ये पूरा 90 होता है, उसमें से ये 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 30। सो आई एम गेटिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज व्हाट?
30 डिग्री। अरे यस और नो? सो ये मिरर है, रे ऑफ लाइट आया, हिट किया, अलोंग द सेम पाथ रीट्रेस किया। ये कब हो सकता है? जब सरफेस के साथ रे ऑफ लाइट कितना एंगल बनाएगा? 90, और ये 90 है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वो रीट्रेस करेगा। सो ये आया और ये गया एट एन एंगल ऑफ 90, तो बोलो ये 30, ये 90, ये 60 हो जाएगा, और ये पूरा 90 है तो ये कितना बच गया? 30। एंड व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच कम्स एज 30 डिग्री। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास इससे हमको R मिल गया R। अभी हमको क्या चाहिए? वी वॉन्ट I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई विल यूज स्नेल्स लॉ, सबसे सिंपल। तो बोलो क्या होगा? μ2 अपॉन μ1 इज वॉट? साइन I अपॉन साइन R। बोलो पहला मीडियम कौन सा है? ये वाला। दूसरा मीडियम है ये वाला। सो बोलो ये क्या होगा? μ1, ये क्या होगा? μ2। अरे यस और नो? सो ये है μ2। सो बोलो ये तो एयर हुआ ना, तो μ1 क्या होगा? 1, और μ2 क्या होगा? म्यू ऑफ द प्रिज्म, और ये मुझे दिया है √2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो क्या होगा? √2 अपॉन 1 इज वॉट? साइन I अपॉन साइन R इज वॉट? साइन 30। सो दिस विल बी वॉट? साइन I विल बी √2 अपॉन वॉट? 2। सो I विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. So what will be I? 45 degree. This will be your final answer for question number 13. So option is C. Yes or no? So this is question number 13 class. Clear है class? Very 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 beautiful question and a very important question. जब भी सिल्वरिंग दिया होगा तो मिरर और ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. 14 सिंपल है, देखते क्या होगा उसमें। Now class question number 14 says angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to the angle of prism. The angle of prism is, so class हमको ऐसा बोला है कि जो डेल्टा मिनिमम है और जो A है, A एंगल ऑफ प्रिज्म को इक्वल है। सो डेल्टा M इज इक्वल टू A, और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है प्रिज्म का 1.5। सो क्लास अब क्या करें? तो हमको पूछा है कि A का वैल्यू कितना होगा। सो क्लास वी नो ना डेल्टा मिनिमम का। बोलो अगर मैंने कंसिडर किया यहाँ पे सीधा सीधा, या तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? आई कैन यूज़ वॉट? चलो मैंने अगर सीधा प्रिज्म फॉर्मूला यूज़ कर लिया, सो साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M/2, सिंपल कर देते इसको, अपॉन साइन ऑफ A/2। कैन आई राइट डेल्टा M एज A? सो म्यू विल बी वॉट? साइन ऑफ A प्लस A। कैन आई से 2A अपॉन A अपॉन साइन ऑफ A/2। सो बोलो ये यहाँ पे क्या होगा? सॉरी दिस इज 2, A प्लस A 2, और ये क्या होगा? 2, ये गया। सो बोलो क्या बचेगा? म्यू विल बी वॉट? साइन ऑफ A अपॉन साइन ऑफ वॉट? A/2। अरे यस और नो? अभी आपने अगर हाफ एंगल फॉर्मूला करके कुछ सुना है, आपने अगर किया होगा, सो ये होगा साइन 2 थीटा इज वॉट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इफ यू डोंट नो रिमेंबर दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला, आधा हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो बोला एंगल क्या है? A। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A/2 A/2। सो इफ दिस एंगल हियर 2 थीटा इज A, सो दिस बिकम्स 2 साइन A/2 कॉस ऑफ A/2। सो बोलो व्हाट विल बी म्यू? 1.5। सो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन A/2 कॉस A/2 अपॉन साइन A/2। बोलो ये गया। सो बोलो ये क्या हो जाएगा? 1.5। दिस विल बी वॉट नाउ? कैन आई से 1.5 अपॉन 2 इज कॉस ऑफ A/2। बोलो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ 0.75 is what? A/2, and this value is given to us as 41 degree A/2. So tell me what will be A? 82 degree. अरे yes or no? This is angle of prism and this is question number 14. सिर्फ एक स्टेप इंपॉर्टेंट था, ये हाफ एंगल फॉर्मूला, बाकी सब तो सिंपल है। समझ में आता है आपको? सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। बोलो इसका ऑप्शन क्या होगा? A इज 82 डिग्री, ऑप्शन C इज करेक्ट। तो इसका भी आंसर C है, इसका भी आंसर C है। क्लियर है? सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज
क्लास 15, 16, 17, 18 थोड़ा बाद में करते हैं, देन 19 ऑल्सो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। पहले हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20, अभी क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस, द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रे ऑफ लाइट विल बी। सो क्लास हमको थिकनेस दी है 8 सेंटीमीटर और क्लास ऐसा बोला है कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट जब वो इंसिडेंट हो रहा है तो वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द सरफेस। मतलब ऐसा कि मान लो स्लैब है ऐसा, सो इस पे अगर ये नॉर्मल है और ये रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ है लाइक दिस, सो ये जो इंसिडेंट रे है ऐसा बोला है कि ये सरफेस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये सरफेस हुआ ना, बट हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ लेते हैं, हम लोग इसको आई लिखते हैं ना, दिस इज आई। सो बोलो अगर सरफेस के साथ 30 है तो नॉर्मल के साथ कितना होगा, इट विल बी 60 डिग्री। सो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इट इज 30, सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल क्या होगा 60, और जो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। सो इट इज 60 डिग्री। बराबर से देखना, ये मिस्टेक करते हो नहीं तो। अभी बोला हमको क्या फाइंड आउट करना है, लैटरल शिफ्ट। वी हैव द फॉर्मूला x इज t अपॉन cos r इंटू साइन ऑफ i माइनस r। अभी हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये जो ग्लास स्लैब है वो भी दिया है √3। सो क्लास सबसे पहले अभी देखो मुझे I पता है, मुझे T पता है, मुझे R नहीं पता है। तो स्नेल्स तो अगर यूज किया μ2 अपॉन μ1 इज वॉट, साइन I बाई साइन R। सो बोलो μ2 ग्लास ना बाहर से एयर से ग्लास में जा रहा है, सो μ2 किसका होगा, ग्लास का √3, और ये किसका होगा 1 का। अब ये समझना चाहिए आपको, ये क्या होगा साइन ऑफ I कितना है 60, बोलो साइन ऑफ R। तो बोलो क्लास ये क्या होगा, दिस विल बी √3 दिस इक्वल टू √3 बाय 2 अपॉन साइन R। तो ये गया, तो बोलो R कितना आएगा 30 डिग्री। अरे यस और नो। तो क्लास अगर मैं अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ ऐसा कुछ, तो x क्या है, बोलो t कितना है 8, cos कितना है 30, यस और नो। बोलो साइन क्या होगा, दिस विल बी 60 माइनस 30, सो x आएगा 8 अपॉन वॉट इज cos 30 √3 बाई 2, और ये साइन 30 होगा तो ये होगा हाफ। जब इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, यू विल गेट योर आंसर एज 4.62 सेंटीमीटर। यू कैन कैलकुलेट दिस बाय योर ओन। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट ईयर। सिंपल हो गया, सब कैंसिल होकर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सो क्लास मैंने सबसे पहले आर फाइंड आउट किया और सीधा सीधा लैटरल शिफ्ट के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर मेड विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। सो हियर इट इज विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस विच इज 30. You have to consider with respect to normal, which will be 60 degree, and according to that you have to solve and get the final answer. So class, this is question number 13, 14 and 15. I hope this much is clear with you. Sorry, 15 8 20. So I hope this is clear with you. Next is class question number 23. Now class question number 23 says two transparent slabs are of equal thickness. One is made of material A of a refractive index 1.5 and the other is made of two materials B and C. The ratio of the thickness being 1:2. The refractive index of C is 1.6 if monochromatic parallel beam passing through the slab have the same number of waves. The refractive index of B is. अब क्लास अंडरस्टैंड करना, ये दोनों का थिकनेस सेम दिया है। दोनों का थिकनेस क्या दिया है, सेम। ये वाला जो पूरा मीडियम है इट इज मेड बाय मटेरियल ए, और ये वाला जो पूरा मीडियम है इसमें दो कॉम्बिनेशन है, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये दोनों में से जब लाइट पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, सो ये मीडियम में जितना नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहा है उतना ही नंबर ऑफ वेव्स इसमें से भी पास हो रहा है।
सो कहना इसे दोनों के लिए नंबर ऑफ वेव्स कैसा है, सेम है ना, तो कहना इसे एन ए इज वॉट नंबर ऑफ वेव्स फॉर ए विल बी इक्वल टू वॉट एन बी प्लस एन सी ना, इसका जो नंबर ऑफ वेव्स होगा वो इसका कॉम्बिनेशन होगा ना बी और सी का, सो एन बी प्लस एन सी, और ये इसका पूरा कितना होगा एन ए, बट इवेंचुअली ये दोनों कैसा है, इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में नंबर ऑफ वेव्स सेम जा रहा है, यस और नो क्लास, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द मीडियम, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्लास। अब क्लास इसका थिकनेस कितना दिया है टी, और ऐसा बोला है कि थिकनेस का जो रेशियो है टी बी बाई टी सी इज 1:2। अभी ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट को, कहना ऐसे टी बी बाई टी सी इज 1:2, मतलब ये जो पूरा थिकनेस है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3। कितने पार्ट में, 3, जिसमें से एक पार्ट किसको मिल रहा है, बी को, और 2 पार्ट किसको मिल रहा है, सी को। अरे दिखता है कि नहीं भाई, टी वी बाई टी सी इज वॉट 1:2। सो अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो एक पार्ट है बी के पास, 2 पार्ट है सी के पास, टोटल कितना पार्ट है, 3। सो ये मीडियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वो 3 पार्ट में से एक पार्ट किसको दिया, बी को, 2 पार्ट किसको दिया, सी को। सो बोलो पूरा थिकनेस कितना है, टी, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3, तो क्या हो जाएगा t/3 ना, एक पार्ट कितने का होगा, t/3, दूसरा पार्ट t/3, तीसरा पार्ट t/3, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, t। सो 1 पार्ट इज ऑफ t/3, द होल विल बी t/3 प्लस t/3 प्लस t/3। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकंड रिपीट करता हूँ, tb/tc क्या दिया, 1:2, मतलब ये मीडियम को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट किसके पास है, बी के पास, 2 पार्ट किसके पास है, सी के पास। अब बोलो पूरे का थिकनेस कितना है, टी, 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट का थिकनेस कितना होगा, t/3। बोलो उसमें से एक पार्ट गया किसके पास, बी के पास, सो फॉर बी बोलो थिकनेस कितना होगा, t/3, एंड फॉर सी बोलो 2 पार्ट जाएगा तो थिकनेस कितना होगा, 2t/3। तो देखो ये है t/3 और ये है 2t/3, यस और नो, देखो ऐड करो तो t आएगा, तो इसका भी t इसका भी t, इट इज वन एंड द सेम, यस और नो। अब बोलो आगे, हमको पता है नंबर ऑफ वेव्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम, इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ऑप्टिकल पाथ लेंथ अपॉन लैम्डा। अरे यस और नो, देखना आपके बुक में लिखा होगा ये। सो बोलो अगर ये फॉर्मूला, बोलो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, म्यू टी बाय लैम्डा। सो क्लास इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला हियर, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, म्यू ए टी अपॉन लैम्डा, दिस विल बी म्यू बी टी, बोलो इसका थिकनेस कितना है, t/3 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू सी 2t/3 अपॉन लैम्डा। अरे यस और नो, बोलो ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। सर दोनों जगह लैम्डा क्यों सेम लिया, क्योंकि दोनों में सेम लाइट पास कर रहे हैं, तो दोनों लाइट जब ये मीडियम के थ्रू जाएगा तो दोनों लाइट सेम है ना, सो वेवलेंथ कैसा होगा, सेम, नंबर ऑफ वेव सेम है, सो वेवलेंथ कैसा है, सेम है। अरे यस और नो, सो दोनों में सेम लाइट जा रहा है, दोनों में सेम लाइट जाएगा तो वेवलेंथ कैसा होगा, सेम, रिमेंबर दिस। सो लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। बोलो म्यू ए क्या है, व्हाट इज म्यू ए, 1.5, बोलो टी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सो बोलो ये कितना होगा, बोलो दिस इज म्यू बी अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा, म्यू सी दिया 1.6, 3.2 अपॉन 3, तो बोलो इसको कॉमन लेके अगर ये किया तो 4.5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 3, सो 4.5 इज म्यू बी प्लस 3.2, तो म्यू बी क्या हो जाएगा, 1.3। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। वेवलेंथ सेम है, याद रखने का, वेव सेम जा रहा है, नंबर ऑफ वेव सेम है, वेवलेंथ सेम। दिस इज वॉट क्वेश्चन नंबर 23, द आंसर फॉर दिस इज वॉट ऑप्शन बी। नेक्स्ट इस क्लास हम बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 24 सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.9, तो मुझे म्यू जी दिया है 1.9। फिर बोला है कि इफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस डी एंड इफ अ लाइट
passes through a glass slab of thickness d in time t and takes the same time to travel through a transparent beaker filled with water up to a thickness 1.5 d, then the refractive index of water is. सो क्लास ऐसा बोला है कि लाइट पहले ग्लास के मीडियम के थ्रू जा रहा है और ट्रैवल कर रहा है उसके थ्रू, उसके थिकनेस के थ्रू, और फिर वाटर के मीडियम में जा रहा है और फिर ट्रैवल कर रहा है उसके थिकनेस के थ्रू. सो दो अलग अलग मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है, उसका थिकनेस ट्रैवल कर रहा है. सो क्लास ऐसा बोला है कि दोनों में जो टाइम है वो सेम है. सो द डेटा गिवन टू अस इज कि टाइम इन ग्लास टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल थ्रू ग्लास जिसका कुछ ना कुछ थिकनेस है is equal to time taken by light to travel through water of some thickness. बोलो क्लास, मैंने आपको बताया है the time taken by the light to travel through a medium is given by what? mu t by c. ऑप्टिकल पाथ जब कराया था ना, ये कराया था मैंने, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल थ्रू अ मीडियम. जो भी मैंने बताया है हर एक लेक्चर में सब काम का है. नथिंग इज जस्ट ऐसे ही बताने के लिए. एवरीथिंग इज यूजफुल. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आने ही वाला है. देखो जो भी हमने लिखा है एवरीथिंग इज यूजफुल. सो टाइम इन ग्लास इज इक्वल टाइम इन वाटर, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल थ्रू द मीडियम. तो बोले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास, और इसका थिकनेस कितना दिया है डी अपॉन वॉट सी, और ये क्या होगा म्यू ऑफ डब्ल्यू, इसका थिकनेस कितना दिया 1.5 डी अपॉन वॉट सी. सी गेट्स कैंसल, दिस विल बी 1.9 into d. I don't know this. This will be 1.5 into d. This gets cancel out. So mu w क्या होगा 1.9 upon 1.5 which will come to be 1.27. एक बार कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेना if it is right or wrong. और जो भी आएगा वही आंसर होगा. यही होना चाहिए आंसर इसका. So this will be the final answer. बोलो इसका ऑप्शन क्या होगा. This will be option A. This gives you correct answer. So this is question number 23 and question number 24. अब क्लास एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ ये लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर उसके बाद यही पॉइंट पे हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. आपको ये अच्छे से समझ के पढ़ के आना है नेक्स्ट टाइम पे, फिर आपको समझेगा कि MCQ में क्या होगा इन नेक्स्ट लेक्चर. तो अभी देख लो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट क्या है. मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म कंसिडर किया, प्रिज्म ऐसा, दिस इज प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म कंसिडर कर रहा हूं. और ये प्रिज्म के लिए ऐसा चाहिए कि फर्स्ट सरफेस पे, ऑन फर्स्ट सरफेस, कंडीशन को समझना, उसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है. ऑन फर्स्ट सरफेस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली. नॉर्मली मतलब क्या, अलोंग द नॉर्मल, मतलब आई क्या 0. सो पहले सरफेस पे जो रे ऑफ लाइट हिट होगा वो ऐसा होगा नॉर्मली, अलोंग द नॉर्मल लाइक दिस, ऐसा. तो बोलो इसके लिए आई क्या होगा, आई 0. सो बोलो इट विल एंटर विदाउट एनी डेविएशन ना, ऐसा. इस तरीके से. अब क्लास क्वेश्चन का कंडीशन ये कहता है कि देयर शुड बी नो, फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट थ्रू सेकेंड सरफेस, नो पासिंग थ्रू ऑफ लाइट थ्रू सेकेंड मीडियम, थ्रू सेकेंड सरफेस, सॉरी मीडियम नहीं सरफेस. अभी इनको ये चाहिए कि ये फर्स्ट सरफेस पे तो हिट किया i इक्वल टू 0 पे, तो एंटर किया r इक्वल टू 0 पे. दे वांट कि जब ये वाले सरफेस पे वो हिट करेगा, सो दे वांट कि ये वाले सेकेंड सरफेस से वो बाहर ना जाए. इट शुड नॉट गो आउट, इट शुड नॉट इमर्ज आउट, मतलब उसका रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. सो दिस इज कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस.
कंडीशन फॉर नो पासिंग थ्रू, बोलो तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? कैन आई से अगर जब ये ऐसा आया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये ऐसा चला गया, ऐसा लाइक दिस। सो बोलो ये आई है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आर ना, तो बोलो क्या हुआ इसका रिफ्लेक्शन ना, और ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या ये लाइट बाहर इमर्ज करेगा? ये लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस सेम मीडियम में चला जाएगा ना। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये लाइट को बाहर नहीं जाने देना है, ये लाइट बाहर नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट पास। इफ इट शुड नॉट पास कैन आई से इट शुड गेट रिफ्लेक्टेड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और जब वो रिफ्लेक्टेड होगा तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और पूरी तरह से रिफ्लेक्ट मतलब क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब व्हाट इज कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस? द कंडीशन इज देयर शुड बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. There should be total internal reflection on the second surface. So for no emergence of light through second surface, TIR must take place on second surface. क्लियर है क्या? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लास। मतलब क्या कि ये वाले सरफेस के लिए फॉर सेकेंड सरफेस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। फॉर सेकेंड सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये होगा तभी ऐसा होगा। सो दिस इज कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। सो क्वेश्चन में कभी बोला होगा कि प्रिज्म के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट किया, नॉर्मली वो पास हुआ और वो अंदर जाने के बाद सेकेंड सरफेस पे हिट करता है, तो सेकेंड सरफेस से वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो इमर्ज आउट नहीं करना चाहिए, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके वापस आना चाहिए। So what will be the condition? You know this for TIR on the second surface. I has to be greater than IC. So I hope class I am clear with this condition and I hope you are also clear with this. So class इसके बाद आगे के जितने भी MCQs हैं ये हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। कुछ 5 या 6 MCQs बाकी है और फिर 2-3 कॉन्सेप्ट्स बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। एंड देन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डन विद first part of optics, that is refraction of light, and then we'll start with the second part, that is ray optics. So class, go through the questions properly, go through the MCQs properly, and my advice to you will be start solving level 1 and level 2 homework section by your own. मेरे बोलने के लिए मत रुको. You don't have to wait. You have to solve level 1, you have to solve level 2. फिर जब Zoom का डाउट वगैरह का मीटिंग होगा, so you have to ask your doubts. So the chapter will be clear. And I hope अभी तक जितना भी देखा है it is all clear with you. So class next time continue करते हैं. Till then, thank you. Bye bye.